तो दोस्तों, पहले कंप्लीट कर लेते हमारा डिस्कशन, उसके बाद थोड़ा आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन क्या, कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारा कल का जो चैप्टर नंबर 9 का डिस्कशन था, लास्ट पार्ट हमने रॉन्गफुल कन्विक्शन अंडर कंपनीज एक्ट चैप्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के तहत था। वो केस स्टडी जो कल हमने देखा था रॉन्गफुल कन्विक्शन का, वो केस स्टडी क्या था कि कंपनी के अंदर रजिस्ट्रार गया कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसे वहां पर नहीं मिले तो कंपनी के डायरेक्टर ने उसे टाइम मांगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर जब दिए हुए टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं किए गए तो शो कॉज नोटिस आया। शो कॉज नोटिस एमडी के नाम से आया, जिसमें लिखा गया कि 10 दिन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करो, वरना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करंट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत 206 207 के तहत कार्रवाई क्यों ना हो। एमडी ने उसके जवाब में दूसरा लेटर दिया, कहा कि जो बंदा जो डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था उसकी डेथ हो गई है, तो मुझे आप थोड़ा और टाइम दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अवेलेबल करने के लिए। इसमें 2 गलतियां डिपार्टमेंट से मतलब आरओसी से हुई। एक गलती जो शो कॉज नोटिस आया उसमें कहीं पर भी टाइम एंड प्लेस नहीं दिया गया था जहां पर बुक्स अकाउंट्स प्रोड्यूस करने, सिर्फ 10 दिन में देना है ऐसा कहा था। देयर वाज नो टाइम एंड प्लेस मेंशन। एंड नंबर 2, एमडी का ये दूसरा लेटर मिलने के बावजूद 6 महीने तक रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया, और फिर एक दिन अचानक से उस एमडी को प्रोसिक्यूट किया गया और उसको फाइन लगाया गया। एमडी ने फाइन पे कर दिया, बट फाइन जो उसे दिया उसके खिलाफ उसने अपील किया। ट्रायल कोर्ट ने फाइन को मेंटेन किया और एमडी को कन्विक्ट किया। सेम थिंग लोअर अपीलेट कोर्ट ने किया, बट हाई कोर्ट ने लोअर अपीलेट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए यहाँ पर जो भी डिले हुआ है उस डिले होने के बाद विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट ये फैसला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रजिस्ट्रार की गलती थी जिसने शो कॉज नोटिस दिया, उसने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस ठीक से नहीं किया था। देयर वाज एरर इन लॉ, करेक्ट, और इसलिए उस दिए हुए फाइन को रिफंड करने के लिए कहा गया और एमडी को फ्री किया गया। ये हमारा पूरा रॉन्गफुल कन्विक्शन केस स्टडी था। आई होप सबको समझा वो केस स्टडी। अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग इस 9th चैप्टर को अभी तक जो पढ़े उससे आपने एक चीज समझी होगी कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स में कहूँगा, फर्स्ट 7 चैप्टर्स एक साइड में है। 8th चैप्टर जो क्राइसिस मैनेजमेंट वाला था वो भी पूरा थियोरेटिकल था। मतलब उस क्राइसिस मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी एज सच ऐसा कोई हम कह सकते हैं केस स्टडी की जगह हम कह सकते हैं मोर ऑफ थियोरेटिकल ओरिएंटेड डिस्कशन था। इस चैप्टर में भी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो थियोरेटिकल ओरिएंटेड है, बट उन थियरीज को लेकर जहाँ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए, हाई कोर्ट में केसेस हुए, उसका अंडरस्टैंडिंग करना क्यों जरूरी है, बिकॉज उन थियरी को लेकर क्वेश्चन आते हुए इस चैप्टर में ये जो केस स्टडीज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ी देर में जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग जो हमारे चैप्टर नंबर 9 के इसके और हमारा जो इससे पहले चैप्टर हुआ था चैप्टर नंबर 7 रिलीफ एंड रेमेडीज, उसके और इसके क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारे पास्ट एग्जाम के हर बार जो हम देखते हैं, तो उस वक्त आपको आइडिया आ जाएगा कि जो हमने चैप्टर नंबर 9 देखा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अभी फिलहाल अभी ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। रॉन्गफुल कन्विक्शन के बाद अगला जो दिया है एरनस इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट, वही है ना, आपके नोटबुक में हेडिंग दो एरनस इंटरप्रिटेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट्स। एरनस interpretations and consequences effects, a case study. Erroneous interpretations and consequences effects, a case study.
उसमें आप एरनेस्ट इंटरप्रिटेशन कॉन्सिक्वेंस केस स्टडी में आप नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, the decision of Delhi High Court in the case of Satish Dayal वर्सेस मैकेंजी, लिखो सीधा मैकेंजी, MACK, मैक लिखो, और NG, ENZIE, मैकेंजी, सतीश दयाल वर्सेस मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड, लिखा है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड how the judicial officers at different stages interpret the procedural law of CRPC, interpret the procedural law of CRPC and how such wrong notions complex the litigation and prolong the trial process. लिखा है, ये आपने अभी जो हेडिंग दिया है, जो लिखा है, उसका मतलब क्या है? बोलो पहले, मुझे वो बोलो जो आपने लिखा है. व्हाट इज दिस केस? जो हम जो पढ़ने वाले, ये केस किसके बारे में है? CRPC प्रोसीजरल लॉ है. तो CRPC के तहत जब भी कोर्ट में कार्रवाई होती है, तो कोर्ट के जो लर्नेड जजेस है, वो हर जज अपने अपने नॉलेज के हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करता है, और कई बार उस रॉन्ग जज के रॉन्ग नोशन, मतलब इंटरप्रिटेशन की वजह से वो जो ट्रायल है, वो जो लिटिगेशन है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अननेसेसरी लंबा खींचता है. ये केस उसका क्या है? एग्जाम्पल है. तो आप ये इसका लिखा है ना, अब उसके नीचे पॉइंट नंबर 2 लिखो. पॉइंट नंबर 2, facts of the case. उसमें आप लिखो पॉइंट फैक्ट्स ऑफ द केस, हेडिंग दिया ना, उसके इनर साइड में सब क्लॉज ए करो, सब क्लॉज ए इनर साइड में हेडिंग जो दिया है, और उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस में ए में लिखो on complaint
on receiving complaint आना चाहिए, sorry, on receiving complaint, the additional chief metropolitan magistrate additional chief metropolitan magistrate issued summons and notice under section 251 of CRPC on the petitioner अब ये पेटिशनर क्यों कहा है? बिकॉज ये मामला कहां पर गया था? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में पेटिशनर कौन होगा? जो अक्यूज था, वो अक्यूज्ड हाई कोर्ट में गया था। पेटिशनर ब्रैकेट में लिखना अक्यूज्ड। सोचती है पेटिशनर कैसे होगा? कंप्लेंट तो किसी और ने की थी, तो जिसने कंप्लेंट की थी वो रिस्पोंडेंट होगा। सॉरी, जिसने कंप्लेंट की थी वो पहली बार पेटिशनर था, बट बाद में जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ था रिस्पोंडेंट, वो जब हाई कोर्ट में गया तो वो हाई कोर्ट का पेटिशनर हो गया। तो पेटिशनर ब्रैकेट में आप लिखना अक्यूज्ड, लिखा है ब्रैकेट क्लोज। एंड एक सेकंड, क्या लिखा है एक बार पढ़ रहे? on the petitioner and time was given for the respondent and complainant to present the evidence. Time was given for the respondent and complainant to present the evidence. ये ए पार्ट हुआ। सब for the respondent and the complainant to present the evidence, मतलब जिसने कंप्लेंट किया था उसको और रिस्पोंडेंट मतलब वो जो अक्यूज्ड है उसको, दोनों को टाइम दिया गया नोटिस में कि तुम एविडेंस पेश करो। अब जो कंप्लेंट हुआ है उसके बेसिस पर दोनों को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया गया ना, दोनों को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मतलब टाइम दिया गया। ये फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट सबको समझा है? धीरे धीरे फिर बी पॉइंट लिखो। बी, लेटर the respondent filed an application in the court for permission रिस्पोंडेंट मतलब कौन? ब्रैकेट में कंप्लेनेंट। हाई कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है वो रिस्पोंडेंट बन जाएगा। तो यहां पे आप रिस्पोंडेंट की जगह कंप्लेंट लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेटर ऑन क्या लिखा है? द कंप्लेनेंट करो, रिस्पोंडेंट कट करो। हाँ, लेटर द कंप्लेनेंट filed a permission application in the court for permission to withdraw the complaint on the ground that court had not examined the complainant, court had not examined the complainant
court had not examined the complainant under section 200 of CRPC under section 200 of CRPC, which was mandatory 200 of CRPC, which was mandatory in the case of a private complaint. लिखा है in the case of private complaint before issuing summons to the accused. Before issuing summons to the accused. लिखा है ये 2 पॉइंट से क्या हुआ है, जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल किया था उसके कंप्लेंट फाइल होने पर कोर्ट ने समन्स भेजा और टाइम दिया दोनों को एविडेंस पेश करने के लिए। फिर कंप्लेनेंट वापस कहां पर गया, कोर्ट में, और बोलता है कि कंप्लेंट को विड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज आपने मेरे कंप्लेंट पर डायरेक्टली उसको नोटिस भेजा। आपने उसे नोटिस भेजने से पहले एक बार मुझे एग्जामिन करना, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी था। आपने सीधा दोनों को क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ एविडेंस देने के लिए टाइम दे दिया। पहले मेरा एग्जामिनेशन होना चाहिए था अंडर 200, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होना चाहिए था, और उसके बाद आपने क्या करना चाहिए था, समन्स भेजना चाहिए था। कंप्लेंट फाइल होने पर आपने तुरंत समन्स भेज दिया। जो सेक्शन 251 के तहत समन्स गया, आपने 251 से पहले सेक्शन 200 के तहत मुझे एग्जामिन करना जरूरी था, इसलिए मेरा कंप्लेंट विड्रॉ होना जरूरी है। समझ रहे हैं सबको? अरे बोलो भाई। सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट। After the complaint was withdrawn, a fresh complaint was filed after examining the complainant क्लियर है? अभी यहां तक सब सही चल रहा है। अब क्या हुआ, कंप्लेंट विड्रॉ हो गया, कंप्लेंट विड्रॉ हो गया, और फिर क्या हुआ, उसको एग्जामिन करके उसने फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर दिया। समझ रहे ना? अब मजा देखो, अब हुआ यू, पहले कंप्लेंट के हिसाब से ऑलरेडी समन्स गया था। जब पेटिशन जो अक्यूज्ड है उसे पता चला कि कंप्लेंट विड्रॉ हुआ है और फ्रेश कंप्लेंट फाइल होने की बात की, अक्यूज ने कहा कंप्लेंट विड्रॉ हो गया तो आई एम एक्विटेड। अक्यूज ने क्या कहा, जो आपने पहले मुझे समन्स भेजा था उसके तहत मैं कोर्ट में हाजिर हुआ, बट अभी मुझे पता चला है कि कंप्लेंट क्या हुआ, विड्रॉ हुआ है, आई एम एक्विटेड। तो ए बी सी हुआ ना अभी तक। डी में लिखो, व्हेन द अक्यूज्ड ब्रैकेट में पिटिशनर, व्हेन द अक्यूज्ड, उधर मत लिखो बेटा, कितना जगह छोड़ना है उसे बोलो। हाफ पेज छोड़ो, हाफ पेज छोड़ के लिखो। सी लिखो, सी, सी है ना? डी, डी कहते हुए लिखो, व्हेन द अक्यूज्ड पिटिशनर appeared in the court on the summons comma he made an application under section 300 of CRPC
he made an application under section 300 of CRPC. What is section 300 of CRPC? A person cannot be prosecuted for the same offense. He made an application under section 300 of CRPC contending that the withdrawal of previous complaint tantamounts to his acquittal. And a fresh complaint was barred by the section 300 of CRPC. A fresh complaint was barred by the section 300 of CRPC. लिखा है ABCD हुआ E. His petition, his मतलब accused, the accused petition was dismissed by the additional chief metropolitan magistrate. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब वही मजिस्ट्रेट जिसने फ्रेश कंप्लेंट फाइल करने के लिए दिया था. बट नेचुरल है ना, जिसने फ्रेश कंप्लेंट फाइल करने के लिए अलाउ किया था वो इस अक्यूज का पिटीशन कैसे एक्सेप्ट करेगा? समझना ना. हिज पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. as well as आप लिखो as well as the additional sessions judge where the petitioner filed a revision petition, as well as the additional sessions judge where the petitioner filed a revision petition. समझ रहे क्या? As well as the additional sessions judge मतलब sessions court where the petitioner filed a revision of petition. मतलब क्या, जब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसका पिटीशन क्या किया, डिसमिस किया, वो सेशंस कोर्ट में गया. सेशंस कोर्ट में भी वो पिटिशनर का जो मतलब एप्लीकेशन था वो सेशंस कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया. मतलब अभी तक जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया था वही फैसला किसने कंटिन्यू किया? सेशंस कोर्ट ने. समझ रहे ना कहां तक पहुंचे हम? ई. एफ लास्ट लिखो. thereafter the accused filed petition with Delhi High Court. ये facts of the case है. Thereafter the accused filed petition with Delhi High Court. सबको facts of the case समझा है? और ये facts of the case किसको लेकर है? कैसे लॉ के गलत इंटरप्रिटेशंस का लिटिगेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और कैसे वो प्रोलॉन्ग होता है प्रोसेस, उसको लेकर ये केस है. फैक्ट्स ऑफ केस हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हेडिंग दो और उसमें लिखो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट. जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट या जजमेंट, उसमें आप लिखो Delhi High Court held that there was no sufficient ground for granting permission to withdraw the complaint.
there was no sufficient ground for granting permission to withdraw the complaint. There was no sufficient ground for granting permission to withdraw the complaint. In the absence of the accused. In the absence of the accused. As well as granting permission to file a fresh complaint. As well as granting permission to file a fresh complaint. Point number 1. Point number 2. Magistrate should have granted permission to withdraw the complaint. Magistrate should have granted permission to withdraw the complaint by passing an order of acquittal. By passing an order of acquittal and in this case, even if no notice of withdrawal was given to accused, in this case, even if no notice of withdrawal was given to accused, he cannot complain as he is benefited by the order of acquittal. He cannot complain as he is benefited by the order of acquittal. ये जो अभी सेकंड पॉइंट लिखा है, इसका मतलब मुझे कौन बोलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है सेकंड पॉइंट. क्विकली नहीं, बट ये सेकंड पॉइंट कहते वक्त हाई कोर्ट ने क्या कहा? सेकंड पॉइंट में हाई कोर्ट ने ये कहा कि सुनो क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट फाइल हुआ, समन्स भेजा, कंप्लेनेंट ने मैजिस्ट्रेट को कहा कंप्लेंट को विड्रॉ करो बिकॉज आपने मुझे एग्जामिन नहीं किया. मैजिस्ट्रेट ने समन्स तो भेज दिया था, इसने कहा कंप्लेंट को विड्रॉ करो, आपने मुझे एग्जामिन नहीं किया और मुझे फ्रेश कंप्लेंट फाइल करने के लिए टाइम दो, फ्रेश कंप्लेंट फाइल करना अलाउ करो. मैजिस्ट्रेट ने कहा ये भी सही है, तुम्हारा एग्जामिनेशन नहीं हुआ. उसने कंप्लेंट को विड्रॉ करने दिया और फ्रेश कंप्लेंट फाइल सेम डे ले लिया. अब समन्स मिलने पर वो आ गया तो उसे कहा गया भैया वो कंप्लेंट अभी फ्रेश नोटिस, तो वो कहता भाई मैं एक्विटेड हूं. क्यों? यहां पर हाई कोर्ट ने कहा अगर पहला कंप्लेंट का जब समन्स भेजा था, अब ये विड्रॉ करना था, तो मजिस्ट्रेट ने इसको विड्रॉ करने से पहले जो पहला कंप्लेंट फाइल हुआ था उसके तहत उस पर्टिकुलर अक्यूज को ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी करना था, जिससे पहले कंप्लेंट के तहत ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ जाएगा. तो अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे आपने पहले कंप्लेंट के तहत मेरी बात नहीं सुनी.
अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड बिकॉज ऑर्डर ऑफ एक्विटल अक्यूज्ड के फेवर में आ गया ना, और उसके बाद अपने फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट ने क्या किया, पहले कंप्लेंट को वैसे ही रखा, डिसमिस करते हुए फ्रेश कंप्लेंट ले लिया, पहले कंप्लेंट का कोई फैसला आया ही नहीं। हाईकोर्ट का कहना था पहले कंप्लेंट के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट ने, जिसने फ्रेश कंप्लेंट फाइल करने का अलाउ किया, मजिस्ट्रेट ने पहले कंप्लेंट के तहत ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे देना था और उसके बाद फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट करना चाहिए था और फिर समझ भेजना चाहिए था। अरे बोलो भाई, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल नहीं दिया अक्यूज्ड को, तो अक्यूज्ड को तो मौका मिल गया। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ रहे ना भाई? आप प्लीज दोनों पॉइंट फिर से लिखो, पढ़ो नंदिनी, ए और बी क्या लिखा है, ए और बी में पढ़ो प्लीज। ये साइमल्टेनियसली हम पढ़ रहे हैं ताकि घर में पढ़ते फिर कंफ्यूजन ना हो। लिखा है, समझ रहा है? हाँ पढ़ो पढ़ो, तुमने जो लिखा है वो पढ़ो, तुम एक्सप्लेन मत करो मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तुम क्या लास्ट वाला कौन सा, तुम पढ़ के मुझे बोलो। सी, भावेश अक्यूज्ड है, तुम कंप्लेनेंट हो, ठीक है, तुम कंप्लेनेंट हो, अभिनंदन कंप्लेनेंट है, भावेश अक्यूज्ड है। अभिनंदन ने कंप्लेंट फाइल किया मजिस्ट्रेट के पास, मान लो मेरे पास कंप्लेंट फाइल किया और कहा मुझे इसके खिलाफ केस करना है, ये इसने ऑफेंस किया है। इसके कंप्लेंट पर मैंने इसको समन्स भेज दिया, फिर ये मेरे पास वापस आया अभिनंदन और कह रहा है कि माय लॉर्ड आपने समन्स भेज दिया सीधा, बट आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, पहले आपने मुझे एग्जामिन ही नहीं किया। आपने मेरे कंप्लेंट फाइल होने पर आपने समन्स भेज दिया, बट आपने मेरा एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। जो इस प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर सेक्शन कौन सा था वो, 200 के तहत, सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी कहता है जब भी कोई प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होता है पहले मेरा एग्जामिनेशन होना चाहिए था। तो मैजिस्ट्रेट ने कहा हाँ ठीक है, एक काम करो, वो कंप्लेंट विड्रॉ, सेम डे फ्रेश कंप्लेंट फाइल हुआ, हाँ तुम क्या अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा। इसको एग्जामिन किया मैंने। इस दौरान जब भावेश को समन्स मिला था भेजा हुआ, वो समन्स के तहत कोर्ट में आ गया। कोर्ट ने कहा नहीं, वो जो समन्स भेजा था वो कंप्लेंट तो विड्रॉ हो गया है, नया कंप्लेंट फाइल हुआ है जिसका तुम्हें समन्स भेजेंगे। भावेश कह रहे मेरी क्या गलती है, आपने जब पहली बार मुझे कंप्लेंट फाइल होने पर समन्स भेजा था, आपने जब इस कंप्लेंट को विड्रॉ किया उस वक्त मैं वहां पर था क्या, मुझे वहां पर बुलाया था क्या? आपने कंप्लेंट विड्रॉ करके फ्रेश कंप्लेंट लिया ना, तो आपने कंप्लेंट विड्रॉ करके फ्रेश कंप्लेंट जब लिया उस वक्त आपने मुझे वहां पर बुलाया क्या? मेरा एब्सेंस में हुआ ये, करेक्ट? तो ये गलत हुआ, इसलिए भावेश गया। तो वो पहले तो मजिस्ट्रेट ने उसका केस डिसमिस किया भावेश का, फिर सेशंस कोर्ट ने डिसमिस किया कि नहीं होगा। हाई कोर्ट ने भावेश का केस एक्सेप्ट किया, ये कहते हुए कि जब मजिस्ट्रेट ने पहली बार कंप्लेंट फाइल हुआ था, मैंने जब ये दोबारा मेरे पास आया अभिनंदन कहते हुए कि आपने मुझे एग्जामिन नहीं किया, तो मैंने पहले कंप्लेंट के तहत ऑर्डर जारी करना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जो भावेश के फेवर में होता। अभी भावेश वहां पर नहीं भी होता तो भी चलेगा, ऑर्डर ऑफ एक्विटल में भावेश के बेनिफिट के लिए, तो वहां पर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्यूज के फायदे का ऑर्डर है, अक्यूज के फायदे का ऑर्डर है। तो मैं वहां पर अगर नहीं भी है भावेश तो भी चल जाता, और फिर आपने फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो यहां पर गलती मजिस्ट्रेट से ये हुई कि पहला कंप्लेंट जो फाइल हुआ था उसके तहत ऑर्डर आया नहीं और फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट किया गया। समझ रहा है क्या? अब ये फ्रेश कंप्लेंट जो एक्सेप्ट हुआ उसमें भावेश को फिर से नोटिस भेजा। भावेश ने बोला आपने पहला कंप्लेंट विड्रॉ करते वक्त ही मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया नहीं, तो आपने फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट कैसे किया? पहले कंप्लेंट
विड्रॉ करने से पहले आपने मुझे अपॉजिटिव बीइंग दिया ही नहीं ना, लॉजिक है ना। तो आपने यहां पर फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट किया, आई एम एक्विटेड, ये भावेश का कहना है। सबको समझ है ना? कितने पॉइंट्स हुए ये? 2। ए और बी लिखा है ना। सी में लिखो, सच एन ऑर्डर of magistrate will prejudice the accused, will prejudice the accused as he has to face a fresh trial, as he has to face a fresh trial for no fault of his, for no fault of his, fresh trial for no fault of his, फुल स्टॉप। सबको समझाया क्या? ऐसे फैसले से अक्यूज्ड को नुकसान हो रहा है जिसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा। ABC। ये ABC हो गया ना, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, समरी ऑफ द अबव केस। नेक्स्ट हेडिंग दो, ये हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, समरी ऑफ द अबव केस, समरी ऑफ द अबव केस। और उसमें आप लिखो, for applicability of the rule, for applicability of the rule, for applicability of the rule of, मैं स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है क्या? ये आपने जो LLB पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ऑथरिफाइस एक्विट, ये ऑथरिफाइस एक्विट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल, ऑथरिफाइस एक्विट डैश करके आगे लिखो, दैट इज अ प्ली, PLEA, प्ली by a criminal that he oblique she has already been, he oblique she has already been tried for, already been tried for and acquitted, tried for and acquitted of the same offense, tried for and acquitted of the same offense comma mentioned in section 300 of CRPC। रूल ऑफ एथरिफेस कहां पर है? सेक्शन 300 ऑफ CRPC, mentioned in section 300 of CRPC। The following 3 essential conditions have to be satisfied, the following 3 essential conditions have to be satisfied। लिखा है डैश करके
पहला ए लिखो, कंडीशन ए, there must have been trial of the accused, there must have been trial of the accused for the offense charged against him, there must have been trial of the accused for the offense charged against him. बी में लिखो, ट्रायल मस्ट हैव बीन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, ट्रायल मस्ट हैव बीन बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, ट्रायल मस्ट हैव बीन बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. सी में लिखो, देयर मस्ट हैव बीन अ जजमेंट, there must have been a judgment or order of acquittal or a order of acquittal. बोलो मुझे, रूल ऑफ क्या लिखा आपने, रूल ऑफ एथ्रीफोइस एक्विटल, रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट, ये अंडरलाइन करना उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए. लिखो रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट. स्टूडेंट कौन से चैप्टर में कहीं पढ़ा है, कहीं तो पूरे इस चैप्टर नंबर 9 में एक छोटे से जगह पर लाइन दिया हो. और रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, कि अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस, बट उसको रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट कहते हैं, कहीं पे लिखा ही नहीं. ये यहां पर इस दिल्ली हाईकोर्ट के केस में लिखा है. और ये रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट सेक्शन जो 300 ऑफ सीआरपीसी हमने पढ़ा है ना, वो सेक्शन 300 के तहत वो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. रूल ऑफ एथ्रीफेस एक्विट सेक्शन 300 में क्या लिखा है, पहला कंडीशन अक्यूज्ड का ट्रायल होना चाहिए, उस ट्रायल कॉम्पिटेंट कोर्ट ने होना चाहिए, और पहले ट्रायल के तहत जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एक्विटल आना चाहिए. अब अक्यूज का यहां पर कहना था कि कंप्लेंट जो पहला फाइल हुआ था वो आपने विड्रॉ कर दिया बगैर मेरे प्रेजेंस में, मतलब मेरा ऑर्डर आ गया. मेरे प्रेजेंस में मतलब आपने प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस नहीं दिया है, इसलिए फ्रेश कंप्लेंट बनता नहीं है. ये अक्यूज का कहना था. तो हाई कोर्ट ने कहा मैजिस्ट्रेट ने क्या करना चाहिए था, पहले कंप्लेंट के तहत ऑर्डर ऑफ एक्विटल लाना चाहिए था और उसके बाद फ्रेश कंप्लेंट लेना चाहिए था. कि देयर वाज अ मिस्टेक इन कंप्लेंट के अंदर मिस्टेक था, इसलिए फ्रेश कंप्लेंट. बिकॉज एरर ऑफ लॉ के लिए हम एरर ऑफ एप्लीकेशन के लिए फिर से फ्रेश कंप्लेंट होता है, बट आपने पहले कंप्लेंट का ऑर्डर पास ही नहीं किया और फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट किया, तो गलती यहां पे मैजिस्ट्रेट की थी. आई होप यू अंडरस्टैंड ना. तो ये हमने समरी में एबीसी लिखा है ना. अभी ये जो स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं सिर्फ पढ़ लो क्या दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट देते हो, दिल्ली हाई कोर्ट रेफर्ड टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद साफी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेयर द अक्यूज्ड हैड टेकन द प्ली ऑफ एथ्रीफेस एक्विट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज. Where a person has done something which is made punishable by law, he is liable to face a trial, and this liability cannot come to an end merely because the court before which he was placed for trial forms an opinion that it has no jurisdiction to try him, or that it has no jurisdiction to take cognizance of the offense alleged against him. Where therefore a court says that though earnestly that it was not competent to take cognizance of the offense, it has no power to acquit that person of the offense. An order of acquittal made by it is in fact a nullity. It will be only repetition to say that for proceedings to amount to a trial, they must be held before a court which is in fact competent to hold them, and which is not of opinion that it has no jurisdiction to hold them. A fortiori, it would also allow that the ultimate order made by it, by whatever name it is characterized, cannot in law operate as an order of acquittal. Taking note of the above observation, Delhi High Court held that there can be no shadow of doubt that the order made by learned additional magistrate in the previous complaint was not warranted by law, and as such it cannot be said to be an order of acquittal as contemplated. क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, समझ रहे ना. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा, इस पूरे फैसले में ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया जो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है
वो अगर उस पर्सन को कहे कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू पनिश यू, दैट डजंट मीन दैट द पर्सन इज एक्विटेड, क्योंकि एक्विटल कॉम्पिटेंट कोर्ट से होना चाहिए। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कोई शक नहीं है, नो शैडो ऑफ, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि लर्नर्ड एडिशनल मजिस्ट्रेट ने प्रीवियस कंप्लेंट होने पर क्या नहीं किया है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी नहीं किया। warrant and such it cannot be said to be an order of acquittal so as to operate as a bar to subsequent prosecution। उसने ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी क्यों नहीं किया? अगर उसने ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी किया होता तो फिर से दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता। अगर उस पहले कंप्लेंट के तहत, अब देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ जाता, ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ जाता, फिर फ्रेश कंप्लेंट एक्सेप्ट किया जाता क्या? वो 300 का सहारा लेता ना। तो बड़ी शातिर तरीके से लर्नर मजिस्ट्रेट ने क्या किया, पहले कंप्लेंट का ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी नहीं किया। यह दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था, समझ रहा है कि नहीं सबको? सो एज टू ऑपरेट एज अ बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन, जिससे उसकी दोबारा प्रोसिक्यूशन को रुकावट ना आए, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने ऐसा किया। इवन इफ द सेड ऑर्डर इज हेल्ड टू बी बैड इन लॉ एंड नन ऑफ द प्रीवियस कंप्लेंट विल हैव टू बी रिस्टोर्ड एंड डिसाइडेड afresh। Needless to say, High Court in excess of its revision or inherent power can examine the legality of the propriety of even that order. So looking at the matter from this angle too, the petitioner has to go through the trial. He cannot approbate and reprobate at the same time. He cannot approbate and reprobate. याद है क्या? Doctrine of election. One cannot accept and reject the same thing at the same time. आपके लिए जो फायदे, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा में पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। आप एक चीज एक्सेप्ट करके दूसरा चीज रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो आपके लिए फायदेमंद है वो एक्सेप्ट करके दूसरा रिजेक्ट। तो उन्होंने यहां पर कहा कि ABC लिखा था ना ऑर्डर में, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके नीचे समर लिखा था। तो ABC में वहां पर अब D एक ऐड करना, दिल्ली हाईकोर्ट के फाइनल D में लिखते हैं, वहां पर समरी के पहले ऊपर D में लिखना। हाँ, जजमेंट में, जजमेंट के अंदर D में लिखना though the order of magistrate is bad in law, though the judgment of magistrate is bad in law, as none of the previous complaint should be restored and decided afresh, though the judgment of magistrate is bad in law, as none of the previous complaint should be restored and decided afresh, the High Court using its inherent power, the High Court using its inherent power, मतलब revision power, inherent power, asked the petitioner to go through the trial, asked the petitioner to go through the trial asked the petitioner to go through the trial as he cannot approbate and reprobate at the same time, as he cannot approbate and reprobate at the same time। मेरे हिसाब से ये केस अब क्लियर होना चाहिए आपको। He cannot approbate and reprobate at the same time। कहीं ना कहीं यहां पे कोर्ट ने कोर्ट की साइड ले ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने बचा लिया, बाद में घुमा दिया ना, नहीं गलत है, आपने ये किया, ठीक है आप कर लो। ऐसा होता है ना, जैसे घर में आपके भाई बहन की झगड़ा हो गया, पापा मम्मी ने एक भाई को तूने गलत किया, ठीक है अभी दे दे उसको। पूरा उसको डांटा, बहुत अच्छी डांटा, ठीक है भैया को सॉरी बोल दे।
तो यहां पर हाई कोर्ट ने पूरा डाटा मजिस्ट्रेट को, तुमने जानबूझकर पहले कंप्लेंट के तहत ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी नहीं किया, बिकॉज तुम्हें पता था अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी किया तो वो सेक्शन 300 का सहारा लेगा और फिर फ्रेश कंप्लेंट के अंदर वो ट्रायल के लिए अपने आप को बचा लेगा। तुमने इसलिए पहले कंप्लेंट का ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी ना करते हुए फ्रेश कंप्लेंट जो एक्सेप्ट किया, ये गलत हुआ, तुमने गलत किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, इट इज बैड इन लॉ। फिर पिटिशन को देख उन्होंने जो किया गलत किया, बट तू गलत मत करना, अब तू गलत मत कर। एप्रोबेट और रिप्रोबेट क्या कहता है, ठीक है तुझे समझ मिला, मतलब तू एक्सेप्ट कर रहा है, तुझे समझ मिला, फिर तू ये रिजेक्ट मत कर कि तू ट्रायल को नहीं जाएगा। समझ मिला ऑफेंस के तहत, तो वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। ठीक है ट्रायल ले लेना, तू निर्दोष होगा तो छूट जाएगा। मतलब ये हमारा पूरा केस क्या था, लॉ के इंटरप्रिटेशंस में जैसे एरर होते हैं, जिससे लिटिगेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं। ये बहुत सिंपल सा हमने एग्जांपल देखा है, बट ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस जब हमारे कोर्ट में चलते हैं तो क्यों ना तारीख पे तारीख मिले। देखो ना, ये हमको यहाँ पर समझकर लिखने में हमें ऐसा इतना समय लग रहा है, इवन दो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। जो बेचारा आम आदमी होगा, जनता, वो तो पागल होती होगी। उसको ऑथर पेयर्स एक्ट बोला कि वो बोलेगा हाँ क्या ठीक है। मैं लॉयर को पूछ के बोलता हूँ, लॉयर गया है फैमिली के साथ वैकेशन ट्रिप पे, 2 हफ्ते बाद आने वाला है। लॉयर 2 हफ्ते बाद आता है, बोलता ठीक है हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, उसके लिए और 1 महीना, फिर वो चलने दो तारीख पे तारीख, क्या मतलब ही नहीं। एनीवेज आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ, समझा पक्का। नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू परजुरी। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू परजुरी, पता है ना परजुरी? नहीं पता है? अरे होते ना कुछ लोग, जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कहते हैं, और फिर सब झूठी बोल के आते। फिर ऐसे लोगों को कोर्ट क्या करता है, परजुरी के लिए सजा सुनाता है। जूरी पता है, जूरी पता है ना, जूरी के तुमने पर काटे, तुमने तुम्हारा फैसला, तुम्हारा बयान देके जूरी के क्या करे, पर काटे, इसलिए जूरी अब तुम्हारे पर काट रहा है, क्यों ने ऑफेंस ऑफ परजुरी किया तुमने। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू परजुरी, जिसको नहीं समझा थोड़ी देर में हम जब लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू परजुरी में आप लिखो पहले सेक्शन 340, सेक्शन 340। सेक्शन 340 के नीचे हेडिंग दो, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी। ये 340 क्या है, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 195। प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 195। 195 क्या है, तो 195 के उधर पहले लिखो ब्रैकेट में 195। अच्छा 195 अलग से लिखने वाले हम, चलो ठीक है। प्रोसीजर फॉर ऑफेंस अंडर 195 लिखा है ना। उसमें आप लिखो, क्या लिखा आपने, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 195। उसके हेडिंग के नीचे लिखा है ना। हाँ, अब नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखो, ऑन एप्लीकेशन मेड टू अ कोर्ट under section 340, if the court is of the opinion that
if the court is of the opinion that it is expedient in the interest of justice. Expedient मतलब क्या? Suitable, necessary. It is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made. That it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made into any offense under section 195 in respect of a document produced or given in evidence comma the court may after preliminary इंक्वायरी डैश करके इनर साइड में सब क्लॉज ए लिखो, record a finding to that effect B, make a complaint in writing C, send it to a magistrate of first class having jurisdiction. Send it to a magistrate of first class having jurisdiction. Send it to a magistrate of first class having jurisdiction. D, take sufficient security from the accused E, bind over any person to appear and give evidence before such magistrate, एक सेकंड, ये आपने के लिखा है सेक्शन 340. इस 340 में क्या था? प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 195. 195 के तहत जब कोई ऑफेंस होता है तो उसमें कोर्ट ने 340 के तहत क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? कोर्ट उस केस में क्या करता है? एप्लीकेशन आने पर 340 के तहत कोर्ट को अगर लगा इट इज सुटेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि इंक्वायरी होना चाहिए तो कोर्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा. और 195 के तहत ऑफेंस हुआ है, इसने नीचे दिए हुए 5 पॉइंट्स अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा. रिकॉर्ड फाइंडिंग ABCDE. अब ये 340 के तहत कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर पास किया. बट ये ऑफेंस रिलेटिंग टू 195 के तहत, तो 195 क्या? नेक्स्ट हेडिंग दो, सेक्शन 195. नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 195 और उसमें आप लिखो हेडिंग क्या दिया? सेक्शन 195 ऑफेंसेस. सेक्शन 195 ऑफेंसेस और उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो. ड्रॉ 2 एरोज. पहले आर्म लिखो
any offense punishable under section 172 to 178 of IPC. बी में लिखो 178 ऑफ आईपीसी. बी में लिखो एनी अबेटमेंट ऑफ, एनी अबेटमेंट, ABETMENT, अबेटमेंट ऑफ, कॉमा, अटेम्प्ट टू कमिट such offenses. सी में लिखो ए, अरे ए, दो एरोज ड्रॉ किए ना, तो पहले एरो में ए, उसी के नीचे बी, उसी के नीचे सी ना. दो एरोज ड्रॉ किए आपने, ए बी सी पहले एरो में, दो एरोज ड्रॉ किए, पहले एरो ए बी. आपने उधर आप मटेरियल देख रहे हो ना, मटेरियल पढ़ रहे हो, मैं मटेरियल के हिसाब से मैं अपना मॉडिफाई करके दे रहा हूं. तुमने मटेरियल में ए बी देखा, मैंने दो एरोज ड्रॉ किए, ए पहले ए लिखो, उसके नीचे बी लिखो, उसके नीचे सी लिखो. थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता ना, सिर्फ मॉडल के हिसाब से थोड़ी दूंगा मैं. पहले एरो में कौन सा ऑफेंस लिखा है? ए में ऑफेंस पनिशमेंट अंडर सेक्शन 172 178. बी में क्या लिखा है? एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंसेस. सी में उसी के नीचे, मतलब फर्स्ट एरो ही लिख रहे हैं अभी तक हम. सी में एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 172 टू 188, बराबर ना. एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस except on the complaint in writing of the public servant, except on the complaint in writing of the public servant. लिखा है, ये फर्स्ट एरो कंप्लीट हुआ. सेकेंड एरो में लिखो ऑफेंस पनिशेबल in relation to any proceeding, in relation to any proceeding in court, in relation to any proceeding in any court. ब्रैकेट में लिखो दैट इज परजुरी. जिसको नहीं समझा पोगो देखो. परजुरी मैंने कहा ना, कोर्ट के अंदर जाके तुम झूठ बयान कर रहे हो, तो ये 195 के ऑफेंसेस है. ऑफेंस रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? दैट इज परजुरी. बी में उसी के नीचे सेकंड लिखो ऑफेंस कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस. ऑफेंस कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड or given in evidence in a proceeding in any court. In respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in any court. पहले इसमें और दूसरे इसमें क्या फर्क था? पहले में वो कोर्ट में आके बयान गलत दे रहा है, झूठ बोल रहा है. अरे बोलो ना, मतलब जो कोर्ट में आके वो गलत बयान दे रहा है, वो A1 में हुआ. 2 में उसने कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिया है वो फेक दिया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया. अरे बोलो. सी में लिखो नीचे, सी मतलब थर्ड पॉइंट, एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट, एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट or the abatement of
any of the above offenses. Or the abatement of any of the above offenses. मतलब वो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब झूठ बोलने के लिए मदद करना, फॉल्स डॉक्यूमेंट देने के लिए मदद करना, या अटेम्प्ट टू कमिट या साजिश रचना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचना ऊपर 1 और 2 के लिए, समझ है ना? तो 195 के जो ऑफेंसेस है वो इस 2 कैटेगरी के हैं. अब इसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखो. नहीं 195 के हम ऑफेंसेस लिख रहे हैं, जिसमें 195 में हमने फर्स्ट पॉइंट में दोनों ऑफेंस लिखे. 195 के ऑफेंसेस कौन से? फर्स्ट पॉइंट में दोनों ऑफेंस लिखे ना, समझ रहे ना? अब इसके नीचे नेक्स्ट 195 का पॉइंट नंबर 2 लिखो. करेक्ट. एक सेकंड करो, इस 195 का पॉइंट नंबर 2 ना लिखते हुए आप उसके नीचे स्पेशल नोट करो, हेडिंग दो स्पेशल नोट. 195 का ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट था. 195 के तहत जो दो कैटेगरी ऑफेंसेस है ना, उसके तहत जब एप्लीकेशन फाइल होगा तो 340 के तहत ऊपर जो था प्रोसीजर फॉलो होगा. तो हमने 195 में सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑफेंस था, मुझे बाकी पॉइंट लिखकर देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं करना है. कोड मतलब कौन सा, रेवेन्यू कोड वगैरह, सिंपल पॉइंट लेते हैं हम. अब इसके नीचे स्पेशल नोट लिखो, और स्पेशल नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखो आप. आप उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1. आफ्टर reading section 195 with section 140, one sorry 195, after reading section क्या लिखा है? 195 with 340 ना. after reading section 195 with 340 comma the language in section 340 guides the court in dealing with an application in dealing with an application and gives the court absolute discretion gives the court an absolute discretion
to make or not to make any complaint, to make or not to make any complaint, when whether it is necessary to do so in the interest of justice, whether it is necessary to do so in the interest of justice, whether it is necessary to do so in the interest of justice. What is special note number 1 का मतलब, इसमें अंडरलाइन करना absolute discretion, और उसे पढ़कर 195 के जो बी सेकंड एरो के ऑफेंसेस थे ना, 195 के सेकंड एरो के ऑफेंसेस, उसके कंटेक्स्ट में हम लिख रहे हो सेकंड एरो के ऑफेंसेस ही हमारे यहां पर रिलेवेंट है परजुरी के। सेकंड एरो के जो ऑफेंसेस थे वो परजुरी के थे, तो उसके कंटेक्स्ट में आप ये स्पेशल नोट का मतलब मुझे कोई बोलेगा क्या? किसको? राइट साइड वाले ऑफेंसेस ने क्या बोला है? परजुरी। मतलब परजुरी के केस में किसी ने अगर कोर्ट में कंप्लेंट किया कि इस व्यक्ति ने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है, इस व्यक्ति ने झूठा बयान दिया है, ये व्यक्ति ने उसकी झूठा बयान देने के लिए मदद की है, तो ऐसा कंप्लेंट फाइल होने पर कोर्ट की मर्जी पर होगा, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन में होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति कि जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आया है कोर्ट में, उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। ये किसकी मर्जी पर होगा? कोर्ट की मर्जी। मतलब वन ऑफेंस इज रिलेटिंग टू परजुरी, ये किसकी मर्जी पर चलते? व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, परजुरी को लेकर जब भी आप कोर्ट में कोई शिकायत करोगे, एप्लीकेशन दोगे, तो वो परजुरी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन किसकी मर्जी पर है? कोर्ट की मर्जी पर है। कोर्ट को डिसाइड करना है। अगर कोर्ट को लगा कि यस परजुरी हुआ है, 195 के तहत ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट उस केस में 340 के तहत फिर वो ABCD करेगा। परजुरी हुआ है तो फिर कोर्ट उसका रिकॉर्ड करेगा, कोर्ट उसका कंप्लेंट इन राइटिंग रजिस्टर करेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भेजेगा, उस व्यक्ति ने जिसने परजुरी किया उसे सफिशिएंट सिक्योरिटी लेगा, और उस व्यक्ति को जिसने भी कंप्लेंट एप्लीकेशन दिया था उसने इसने परजुरी किया है, इसका एविडेंस देने के लिए उसे परमिशन, बाइंड ओवर एनी पर्सन टू अपीयर एंड गिव एविडेंस, उसे सबूत देने के लिए बोलेगा इसने परजुरी किया, चलो अब आके सबूत दो, कैसे परजुरी किया बताओ। मतलब ऑफेंस इज रिलेटेड टू परजुरी, जब सवाल आता है एग्जाम में ऑफेंस इज रिलेटिंग टू परजुरी, तो आपको यह समझना है ऑफेंस इज रिलेटिंग टू परजुरी आर एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और जब कोर्ट को लगेगा कि ऑफेंस रिलेटिंग टू परजुरी हुआ है, तो सेक्शन 340 के तहत कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करेगा, और ABCDE कोर्ट उस तरह से 5 तरह के, हम कह सकते हैं 5 तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। प्रोसीजर हुआ ना 340, पहले में कंप्लेंट इन राइटिंग, सेकंड में मजिस्ट्रेट के पास पहले में रिकॉर्ड द फाइंडिंग, दूसरे में कंप्लेंट राइटिंग, तीसरे में मजिस्ट्रेट के पास उसको भेज देना, चौथे में उसे सिक्योरिटी सफिशिएंट मतलब बॉन्ड सफिशिएंट सिक्योरिटी ऑब्टेन करना, एंड फिफ्थ में उस व्यक्ति ने जिसने एप्लीकेशन किया था उसे एविडेंस देना। आई होप इट इज क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू परजुरी, तो आपको ये लिखना है, स्पेशल नोट नंबर 1 लिखा है ना, स्पेशल नोट नंबर 2,
सुप्रीम कोर्ट, आप लिखो सुप्रीम कोर्ट इन सच्चिदानंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किया केस का, सच्चिदानंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार held that for an offense relating to perjury under section 195, for an offense relating to perjury under section 195, for offense relating to perjury under section 95, in respect of a document, in respect of a document in respect of document produced in court or given in evidence in a proceeding in that court, given in evidence in a proceeding in that court, the offense should have been committed, the offense should have been committed during the time when the document was in custody of the court. During the time when the document was in custody of the court. Full stop. उसी में पैराग्राफ करके लिखो, that is 195 is not applicable to a case. आप सरप्राइज हो जा रहे हो इस स्टेटमेंट से. That is 195 is not applicable to a case where forgery of the document was committed before the document was produced in a court. Where forgery of document was committed before the document was produced in a court. You'll be surprised by reading this. क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सच्चिदानंद सिंह केस में? उन्होंने कहा 195 के तहत कोई भी ऑफेंस, परजुरी का ऑफेंस बनने के लिए अगर डॉक्यूमेंट भी है, कोई भी है, तो वो जब कोर्ट के कस्टडी में था उस वक्त अगर उसके साथ फोर्जरी हुआ है, उस वक्त उस डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़खानी की गई है, तब वो परजुरी की कैटेगरी में आएगा. अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने से पहले फोर्ज हुआ था तो परजुरी में नहीं आएगा, उसका फोर्जरी का अलग मैटर है. आपने फोर्जरी पढ़ा है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 195 के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर उसको परजुरी की कैटेगरी में लाना है तो उसी डॉक्यूमेंट को और हम कह सकते हैं एविडेंस को जो पेश किया है प्रोसीडिंग में, परजुरी में माना जाएगा जो कोर्ट के कस्टडी में था और कस्टडी में होने के बावजूद उसके साथ छेड़खानी या फोर्जरी करने की कोशिश की है, तो वो परजुरी में आएगा. मतलब तुमने कोर्ट के
लीगल डॉक्यूमेंट, कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया था उसमें और मॉडिफाई करने की कोशिश की। समझ रहा है क्या? कोर्ट के अंदर सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट को तुमने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, फोर्ज करने की कोशिश की है, वहां पर परजुरी का केस करेगा 195 में। कोर्ट में पेश करने से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज हुआ है तो उसको परजुरी में नहीं लेंगे हम, वो फोर्जरी में आएगा। ये स्पेशल नोट नंबर 2 विल मेक द पिक्चर क्लियर। ऑफेंसेस रिलेटेड टू परजुरी में जो देखो, कोर्ट में झूठा बयान देना ये तो सिंपल है, और इसलिए आप सुनो, इसलिए आप सबने अभी समझा होगा कि रिसेंटली अभी कोर्ट में आपका जो कुछ भी कहूंगा सच की सिवा कुछ नहीं कहूंगा वो बंद हो गया है, और आपको एफिडेविट देना पड़ता है राइटिंग में। जब तुम कोर्ट में एफिडेविट देते हो राइटिंग में, अब वो दिए हुए एफिडेविट को कोर्ट उस केस में एविडेंस के तौर पर पेश करता है, अब उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की तो परजुरी। समझ रहा है क्या? पक्का? प्लीज मेरी तसल्ली के लिए हाँ मत बोलो, 340 समझाएगी नहीं बोलो मुझे, विथ 195 पक्का। मैं अगेन कह रहा हूं ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो हमने वहां पर सिंपल करके समझने की कोशिश की है। बढ़ू मैं आगे? नेक्स्ट हो गया अभी हमारा मेन पार्ट। अभी हम हमारे उसमें आते हैं अपील्स, जो सॉरी छोटा बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, अपील्स अंडर सीआरपीसी। वी आर कमिंग टू द एंड। अभी हमारे नोट्स के 2 पेजेस से वही हमें पढ़ना है, अपील्स अंडर सीआरपीसी। नेक्स्ट हेडिंग दो, अपील्स अंडर सीआरपीसी। ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये पॉइंट का कुछ हिस्सा मैं आपको इस तरह से कहूंगा, जो हमने पावर्स ऑफ कोर्ट पढ़ा था, पावर्स ऑफ कोर्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा सुना सकता है, 10,000 तक का फाइन है। उसके बाद हमने देखा था एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज, फिर हाई कोर्ट, वो जो सीक्वेंस देखा था ना, तो वो अब हाई कोर्ट के बाद वो वहां पे भले लिखा नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो ये हम जो पढ़ रहे ना क्या, अपील्स अंडर सीआरपीसी, ये इस पर्टिकुलर हेडिंग में उन्होंने शुरुआत में वही दिया है कि भैया मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के अगेंस्ट आप चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के अगेंस्ट आप एडिशनल सेशन जज के पास जा सकते हो, उसके अगेंस्ट आप सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये उन्होंने पहले अपील्स अंडर सीआरपीसी में मेंशन किया। आई विल जस्ट रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद फिर हम देखते आगे। यहाँ पर जो उन्होंने दिया है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट में अपील टू सुप्रीम कोर्ट, a person convicted on a trial held by session judge or additional session judge or trial any other against him may appeal to, क्या लिखा है, high court. A person convicted on trial held by metropolitan magistrate or assistant session judge of first class may by an order may appeal to court of sessions. जो हमने वो powers देखे थे ना, याद है ना, तो अपील्स अंडर सीआरपीसी में ये मुझे आपको लिख कर देने की जरूरत है कि नहीं, आपकी आंखों के सामने डायग्राम आना चाहिए। कल को आ गया अपील्स अंडर सीआरपीसी कैसे लिखना है, तो आपने वो डायग्राम में, याद है ना, आपने वो सबके नोट्स में है ना डायग्राम, कहां पर है वो, देखो, आई शो यू, हमारे क्लासरूम नोट्स में भी हो। ये जो सीक्वेंस है इस तरह से, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अगेंस्ट चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, उनके अगेंस्ट असिस्टेंट सेशन जज, उनके अगेंस्ट सेशन जज, उसके बाद हाई कोर्ट, तो ये अपील्स हुए। आई होप आई हैव मेड दैट प्रोविजन सिंपल फर्स्ट। क्लियर है ना? कल को सवाल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, देखो पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड अपील्स अंडर सीआरपीसी, आंसर सेम है, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड अपील्स अंडर सीआरपीसी, रिश्ता वही, सोच नहीं।
आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं जानबूझकर आपको मॉडल का वो पार्ट बताया जिसमें वही रेफरेंस उन्होंने दिया है। क्लियर है? बट इस अपील्स अंडर सीआरपीसी में कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसे दिए कि कौन से मैटर्स का अपील नहीं होगा। अपील्स अंडर सीआरपीसी कुछ मैटर्स का अपील नहीं होता है, तो अपील्स अंडर सीआरपीसी में आप लिखो नीचे पॉइंट नंबर 1, पहले उधर लिखो रेफर पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, रेफर पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट provision to understand appeals, to understand appeals। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो नो अपील। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा अभी? नो अपील शैल लाई इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब कौन से केसेस का अपील नहीं होगा। हाँ, नो अपील शैल लाई इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें नीचे सब क्लॉज ए लिखो when the conviction in a case, when the conviction in a case is passed by High Court, comma, Sessions Court, comma, Metropolitan Magistrate, or courts of judicial magistrate, or courts of judicial magistrate। आगे लिखता है EXCEPT, एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लिमिट ऑफ द सेंटेंस और इट्स लीगैलिटी, और इट्स लीगैलिटी मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ और इट्स लीगैलिटी, टाइम लिमिट ऑफ इट्स सेंटेंस और लीगैलिटी। और लीगैलिटी मतलब क्या? अगर मौत की सजा दी है तो मौत सही है नहीं, बस उसके लिए अपील होगा, सजा उसमें चेंज नहीं होगी। देखो, जब किसी मसले पर, मैटर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सेम क्या किया है? उस अक्यूज्ड को गिल्टी माना है। जब इतने कोर्ट ने गिल्टी माना है, इतने कोर्ट्स ने गिल्टी माना है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको निर्दोष साबित नहीं कर सकते। अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा ऐसे मैटर्स का। अगर ऐसा मैटर कल को सुप्रीम कोर्ट में जाना है हाईकोर्ट के बाद, तो सिर्फ उस सजा जो दी है उसको कम ज्यादा करने के लिए, अगर फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में चेंज करने के लिए, उसके लिए हो सकता है। बट वहां पर उस मैटर का डिस्कशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज ऑलरेडी इतने कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। जिस मैटर में इतने सारे कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर दिया है, ऐसे मैटर्स को जब अपील में लेके आना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अपील में जाएंगे नहीं। अगर जाना है तो सिर्फ कहां पर जाएंगे? टाइम लिमिट को लेकर या एक्सटेंट ऑफ लीगैलिटी को लेकर। एक्सटेंट ऑफ लीगैलिटी मतलब अगर फांसी की सजा दी है तो फांसी की सजा उचित नहीं है, आप कम करो, उम्र कैद दो, इसको लेकर जा सकते हैं आप। अरे बोलो भाई, तो ये अपील नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कुछ तो बोलते सर अपील हुआ नहीं, अपील नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2 मतलब ऑफेंस, नो ऑफेंसेस का ए हो गया ना, बी। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट if punishment
is a sentence of imprisonment not exceeding 6 months, if punishment is a sentence of imprisonment not exceeding 6 months, or फाइन एक्चुअली नॉट एक्सीडिंग, वहां पे उन्होंने लिखा है फाइन एक्सीडिंग 1000, फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000 होना चाहिए था, फाइन मॉडल में लिखा है फाइन एक्सीडिंग ₹1000, फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000, उसका अपील नहीं होगा ना, फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000। अरे भैया, जिस ऑफेंस के लिए हाई कोर्ट ने 6 महीने तक की जेल की सजा सुनाई है, 6 महीने तक मैक्सिमम, या 1000 तक का मैक्सिमम फाइन लगाया है, ऐसे ऑफेंसेस का अपील नहीं होगा। भैया हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाओगे तो आमदनी नहीं खर्चा रुपया, 1000 रुपए का फाइन लगा है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देने के लिए 50 लगता है। समझ रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपको अर्जी देने के लिए उतना 50 रुपए पे करना है, फाइन मतलब कोर्ट की फीस होती है सुप्रीम कोर्ट की। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे मैटर्स का अपील होगा नहीं। नंबर 3, in case of sessions court or metropolitan magistrate, in case of sessions court or metropolitan magistrate, an offense in which sentence of imprisonment, an offense in which a sentence of imprisonment is not exceeding 3 months, is not exceeding 3 months, or fine not exceeding ₹200, or both, or a fine not exceeding ₹200, or both. समझ रहे क्या? लिखा है ये। अभी आपने कितने पॉइंट लिखे? 3। ये क्या था हमारा? नो अपील चल रहा है, करेक्ट। पहले हमने क्या लिखा था? रेफर पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट फॉर अपील्स, फिर ये नो अपील चल रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, न्यू पॉइंट नंबर 3 लिखो अभी। व्हेन अपील इज फाइल्ड a proviso under section 376 of CRPC, a proviso under section 376 of CRPC says that appeal will lie in the following situations. Appeal will lie in the following situations. डैश करके इनर साइड में पॉइंट रोमन स्मॉल 1 करना। पॉइंट 1, appeal will lie in the following situations. Number 1, person convicted has been ordered to furnish security. Person convicted has been ordered to furnish security to keep the peace. Has been ordered to furnish security to keep the peace. Number 2 लिखना, डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट, ये आपको याद आना चाहिए। डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड। Direction for imprisonment
इन डिफॉल्ट, याद आ रहा है क्या कुछ? 1/4 डायरेक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, डायरेक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। याद है क्या? डायरेक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब फाइन ना देने पर उसको एडिशनल सजा होगी। ये अगर मेंशन इज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। देन नंबर 3, more than one sentence of fine is passed in the case पढ़ लो। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, ये वो अपील वाले सिचुएशंस है जिसमें पहले में एक व्यक्ति को क्या किया है, कन्विक्ट हुआ है और उसको सिक्योरिटी मतलब जमानत बॉन्ड देने के लिए कहा है, तो वो बॉन्ड के अगेंस्ट अपील में जा सकता है। देन नंबर 2, उसको इम्प्रिजनमेंट मेंशन किया, फाइन ना देने पर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मेंशन किया, उसके लिए अगेंस्ट वो अपील में जा सकता है। नंबर 3 में मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन, मतलब एक से ज्यादा क्या सिचुएशंस में फाइन उसके ऊपर इंपोज हुआ है। मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज इंपोज इन द सेम केस, मतलब सेम केस में उसके ऊपर अलग अलग सेक्शंस के फाइन लगा है। अरे बोलो भाई, ये कौन सा हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आप लिखो केस स्टडी। अब देखो केस स्टडी कैसे छुपा के रखा है उन्होंने, स्टोल दे यार, ये तो कंपल्स एक्ट का कंपल लॉ का क्वेश्चन है, और देखो केस स्टडी अब ऐसे छुपा के रखा है। पॉइंट 4 केस स्टडी, हेडिंग 2, पहले हम वो केस स्टडी पढ़ेंगे और उसके बाद वहां पर लिखेंगे ताकि आपको बेटर समझेगा। केस स्टडी हेडिंग 2, यहां तक हमने सब लिख लिया ना अभी। अब स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है। देयर आर सेवरल ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट दैट आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months. Further, there are offenses in which punishment of fine cannot be less than the prescribed minimum amount. कहा है ना मिनिमम 25,000 ऐसा लिखा है। For instance, let us consider the penal clause in section 117(2) of Companies Act. Section 117 requires resolutions and agreements to be filed with ROC. Resolutions and agreements को ROC में फाइल करना है। Subsection 2 says that in case of default in filing resolutions and agreements as required under subsection 1, company shall be punished with fine which shall not be less than 5 lakhs, but which may extend to 25 lakhs. And every officer of the company is in default, including liquidator of the company, shall be punished with fine which may not be less than 1 lakh, but may extend to 5 lakh. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1 लाख से 5 लाख, कंपनी पर 5 लाख से 25 लाख। जब कोई रिजोल्यूशन एग्रीमेंट उन्होंने आरओसी के पास फाइल नहीं किया तब। ये 117 कहता है। आगे, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 of Schedule 5 to Companies Act 2013, and if he had been sentenced to imprisonment for any period or to a fine exceeding 1,000, he stands disqualified from being appointed as a managerial person, and such person cannot be MD or manager or whole-time director of any company. ये किसको लेकर है? मैनेजिंग डायरेक्टर को लेकर ऑफेंस दिया। पहला रेजोल्यूशन एग्रीमेंट का ऑफेंस है, दूसरा एमडी का ऑफेंस। अब आगे पढ़ो। Though there may not be any case under Companies Act in which sentence awards a fine of Indian rupees 200 only, 200 रुपए का हमने देखा था ना ऊपर, जहां पे 200 रुपए के ज्यादा का फाइन नहीं, जहां पे 200 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं है वो अपील में नहीं आएगा। ऐसा पढ़ा ना, नो अपील अगे लाए। तो उनका दो देयर में नॉट बी एनी केस in which sentence awards a fine of Indian rupees 200 only, it is important to see if there is anything that could be done if the sentence awards a fine of Indian rupees 1,000. If the order of conviction awarding such a fine is by High Court, no appeal lie against such sentence is the important point to be noted under section 376 of CRPC. हमने ऊपर पढ़ा है, हाई कोर्ट ने अगर 6 महीने तक की जेल या 1,000 तक का फाइन लगाया तो उस केस में अपील नहीं जाएगा। अरे बोलो भाई, अब वो कैसे मिक्स कर रहे? There may not be a criminal case arising under Companies Act that involves High Court convicting the accused. When Section 229 read with Section 435 of Companies Act declares the court has jurisdiction to try offence under the Act, the question of any other court trying the offence does not arise. However, nothing prevents the High Court from being seized of the case or any matter or question related to case arising from such
provisions such as 395, 397, 398, 402 of CRPC. What they are trying to say from this? They are trying to say हमने ऊपर जो CRPC के कौन से ऑफेंस, एक सेकंड, कौन से ऑफेंसेस है जिसका अपील नहीं होगा पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि किस तरह के ऑफेंसेस में अपील करना है, कौन से सिचुएशन में अपील करना है वो पढ़ा। उन्होंने कहा जब हम कंपनीज एक्ट के इन सेक्शंस को सीआरपीसी के इन प्रोविजंस के साथ मिक्स करते हैं और देखते हैं तो कंपनीज एक्ट में हार्डली कोई ऐसा ऑफेंस है, हार्डली कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका अपील नहीं होगा। कंपनीज एक्ट में हार्डली कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका अपील नहीं होगा, क्योंकि जो अपील नहीं होने वाले ऑफेंसेस है वो हमने पढ़े। उन्होंने उसमें कहा हालांकि हाई कोर्ट ने अगर सजा सुनाई है 6 महीने तक की या 1,000 रुपए, उस मैटर को हमें विचार करना पड़ेगा अपील होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने आगे कहा हालांकि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में कंपनी लॉ के केसेस आते नहीं, कंपनी के केसेस स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा हाँ हाई कोर्ट के पास पावर है, जो भी स्पेशल कोर्ट के केसेस है वो अपने पास ले सकता है। अरे समझ रहा है क्या? दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्लेक्स द पॉइंट्स। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि भैया जो भी कंपनीज एक्ट के मैटर्स है जिसके तहत कंपनीज एक्ट में जब भी किसी कोर्ट ने, दैट स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो स्पेशल कोर्ट के, अभी आप मुझे बोलो स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है और स्पेशल कोर्ट की सजा को आपको अपील में लेके जाना है, तो आप उसको अपील में लेके जाओगे तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। स्पेशल कोर्ट के अगेंस्ट आप कहाँ पे जाओगे? हाई कोर्ट में, करेक्ट, हाई कोर्ट में जाओगे। तो हाई कोर्ट में आपको अपील में जाने के लिए हाई कोर्ट उन मैटर्स को लेकर अपील एक्सेप्ट करेगा। बट हाई कोर्ट ने अगर किसी में 1,000 तक की फाइन लगाई, हाई कोर्ट ने किसी मैटर्स में 1,000 तक की फाइन लगाई, तो उसका आप फर्दर अपील नहीं कर सकते। दे आर ट्राइंग टू से दैट। अरे बोलो भाई, तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सुनो, ये पूरा हुआ, हमने ये 2 सेक्शन देखे 117 एंड एमडी का, वो इसको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा? एक एमडी है जो यहां पर दिया ना, एक पर्सन जो कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस था इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 टू कंपनीज एक्ट, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया, ठीक है, और उसके ऊपर फाइन लगाया, एक्सीडिंग 1,000 था, फाइन एक्सीडिंग 1,000 वाज imposed by the special court। सुनो, वो मैटर वो लेकर गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उस फाइन के अमाउंट को 1,000 रुपए कर दिया। अब वो हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है, अब वो अपील में आना था सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको ये बताना है कि हाई कोर्ट ने जिस पर्टिकुलर मैटर पर 6 महीने तक की जेल लगाई है और 1,000 तक का फाइन लगाया, उस मैटर का हम अपील नहीं कर सकते, ये लिखना पड़ेगा। सिर्फ वो लिखने के लिए 3 मार्क या 4 मार्क होंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू मेंशन फॉर विच मैटर्स यू कैन नॉट अपील, वो आपको कंपनी जाके केस का रेफरेंस देते। स्टूडेंट कंपनी जाके उस सेक्शन में घुल जाते एग्जाम में, अरे 117, अरे एमडी 195, 196, एमडी क्या था भाई? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तुमको सीआरपीसी में कौन से मैटर्स का हम अपील नहीं कर सकते, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। हम कंपनी जाके सेक्शन में उलझ जाते, बिकॉज एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा माइंड क्या है, भैया ये केस स्टडी कंपनी एक्ट के ऊपर दिख रहा है, बड़ी केस स्टडी कंपनी एक्ट पर है नहीं, वो 376 300 सीआरपीसी का सेक्शन है। 376 में कौन से मैटर्स अपील में नहीं होगा उसका सेक्शन है। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको मजा आएगा। आई होप इट इज क्लियर। मैंने वो केस स्टडी जो दिया है, अब उस केस स्टडी में आप नीचे लिखो, केस स्टडी में for any offense, yeah, for several offenses under Companies Act, where imprisonment extends up to 6 months, imprisonment extend up to 6 months, no appeal lies if such sentence of imprisonment is ordered by
हाई कोर्ट फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखना, हाई कोर्ट में कब जाएगा? हाई कोर्ट ब्रैकेट में लिखना, प्रोवाइडेड व्हेन इट इज अ क्रिमिनल केस। देखो हाई कोर्ट में कोई भी मैटर कंपनी एक्ट का तभी जाएगा जब वो क्रिमिनल केस है, प्लीज अंडरस्टैंड ना, वरना कंपनी एक्ट के जो मैटर्स है वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अगर वो क्रिमिनल केस है तो हाई कोर्ट में जाता है। कोई स्टूडेंट बाद में सवाल पूछता है, सर आपने हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया, बट हम तो अभी तक पढ़ते आए कंपनीज के सारे मैटर्स ये ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। स्पेशल कोर्ट ट्रायल लगाता है, अगर कार्रवाई होनी भी है तो स्पेशल कोर्ट में होगी, बट जब वो क्रिमिनल केस होता है तो उस केस में हाई कोर्ट में जाएगा। और वहां पर हाई कोर्ट ने अगर सजा सुनाई है और वहां पर हमने दिया सजा, क्या सुनाई है? 6 महीने तक की जेल सुनाई है, उसका अपील नहीं होगा। आई होप यू आर एबल टू लिंक इट। पक्का समझा ना भाई? ये केस में अपने पॉइंट नंबर 1 लिखा ना। नहीं ठीक है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं 117 पार्ट 5 लिख करने देता हूँ बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड। इसमें आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो, हाँ इसमें एक पॉइंट और लिखो, हावेवर देयर मे नॉट बी एनी केस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, however there may not be any case under Companies Act 2013 in which fine of rupees 200, there may not be any case, however may not be any case under Companies Act 2013 in which fine of rupees 200 only is passed in sentence but whenever the sentence awards a fine of rupees 1000, sentence awards a fine of rupees 1000, such sentence can be appealed except except, such sentence cannot be appealed except when the sentence is passed by, बोलो, high court, except when the sentence is passed by high court। बोलो ये जो सेकंड पॉइंट अभी लिख कर दिया केस में, समझा कि नहीं? क्या लिखा, क्या लिखा इसमें सेकंड पॉइंट में? भाई 200 रुपए का फाइन वाला तो कोई अवार्ड है ही नहीं, तो उसका तो सवाल ही नहीं आता है। अगर 1000 रुपए तक का फाइन लगा है तो ऐसे मैटर्स का हम अपील भी आ सकते हैं, बट 1000 रुपए का फाइन अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने लगाया तो उसका भी अपील नहीं होगा। मतलब हाई कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट ने 1000 रुपए तक का फाइन लगाया तो उसका हम 376 के तहत अपील कर सकते हैं। 1000 रुपए का फाइन हाई कोर्ट ने छोड़कर किसी और कोर्ट ने क्रिमिनल केस में लगाया है तो उसका हम अपील में लेके जा सकते हैं। ये में लिखा है ना, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कंप्लेंट का हो रहा है सीआरपीसी के तहत। क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। क्या? हाँ हाँ, हमने इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट ऊपर कवर कर लिया। मैंने अभी सेकंड सिर्फ फाइन का रखा है।
इम्प्रिजनमेंट का तो ऊपर मेंशन किया ना मैंने, बाय डिफॉल्ट होगा इम्प्रिजनमेंट। 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट अगर हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट ने 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये तक का फाइन अगर लगाया तो उसका अपील नहीं होगा। हाँ, किसी और कोर्ट ने अगर आपको इम्प्रिजनमेंट भी दिया है तो उसका अपील होगा ना। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्ट 15 मिनट का ब्रेक लो। 10:18 हुए, 10:33 पे हम स्टार्ट करेंगे और बराबर हम 11:30 पे कंप्लीट कर देंगे।